नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे और एलसीएम को हमने कंप्लीट कर दिया था। 3 वीडियो हमने बनाए एलसीएम के। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ या मैस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ की फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म क्या होती है? एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इसको हिंदी में हम लिखें तो मैस है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, देखिए दोनों में ध्यान रखना है। मैसे में जो स होता है वो समापवर्तक होता है और लैसे में जो स होता है वो समापवर्त्य होता है, ठीक है। दोनों वर्ड में ध्यान रखना है। एलसीएम में ये समापवर्त्य होता है और मैसे में ये समापवर्तक होता है, ठीक है। देखिए जो दोनों ये जो है आपके, ठीक है, इनका जो मीनिंग है अगर आप इंग्लिश में देखें तो समापवर्तक को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर और समापवर्त्य को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब तो हो गया गुणज हिंदी में अगर बोले, और फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड। अगर इसको कंप्लीट हिंदी में लिखें अगर हम, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो ये दोनों में बेसिक फर्क होता है। उसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। मल्टीपल जो होता है वो गुणज, हिंदी में गुणज, ठीक है। इसका मतलब वो संख्या से बड़ा होता है हमेशा ना, जो भी संख्या है उससे बड़ा रहता है। जैसे 10 के मल्टीपल देखें तो 10 या 10 से बड़े होंगे, 20 के देखें तो 20 या 20 से बड़े होंगे। लेकिन जो गुणनखंड होते हैं ये हमने पहले पढ़ा था, फैक्टर के 3 वीडियो हमने बनाए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो संख्या से छोटे होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखिए मल्टीपल का मतलब तो ये है कि जैसे 5 के मल्टीपल क्या क्या है, तो 5, 10, 15, 20, ये 5 के मल्टीपल है। जबकि फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ भाई मुझे 10 के फैक्टर चाहिए तो 10 के फैक्टर होंगे 1, 2, 5 एंड 10, ठीक है। तो मल्टीपल वो होते हैं जिनके अंदर खुद संख्या का भाग लगता है। जिस संख्या के वो गुणज है उस संख्या का भाग उनमें लगेगा। जैसे ये सारे गुणज है 5 के, तो इनमें 5 का भाग लगेगा। जबकि फैक्टर क्या होता है? ये 10 जो है इसके फैक्टर ये हैं, तो फैक्टर जो होता है उसका भाग इसमें लगता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे की। मल्टीपल के अंदर तो संख्या का भाग लगता है, जबकि फैक्टर का भाग संख्या में लगता है, ठीक उल्टा होता है एक दूसरे का। तो यही दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे जो मल्टीपल लेते हैं वो मिनिमम लेते हैं या लिस्ट लेते हैं जो सबसे छोटा हो, और जो फैक्टर लेते हैं वो सबसे हाईएस्ट लेते हैं। और कॉमन हमें देखना होता है। तो कॉमन हम तभी निकाल पाते हैं जब संख्याएं 2 या 2 से ज्यादा हो, तभी तो कॉमन होगा ना। एक में तो क्या कॉमन होगा ना। इसका मतलब हमेशा 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के लिए निकाले जाते हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, एचसीएफ अभी हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसका एक और नाम होता है कई बार, ठीक है। एचसीएफ के अलावा इसका जो दूसरा नाम होता है वो जीसीडी भी होता है। जीसीडी भी होता है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अच्छा ग्रेटेस्ट मतलब वही सबसे बड़ा हो गया, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, डिवाइजर क्या होता है? भाजक। अब मैंने आपको ये बताया था कि भाई गुणनखंड जो होते हैं वो एक्चुअल में इस संख्या के भाजक भी है ना, क्योंकि इनका भाग इसके अंदर पूरा लगता है, तभी तो ये इसके गुणनखंड है। तो गुणनखंड का जो दूसरा नाम है वो भाजक भी होता है, इसलिए इसको कई बार एचसीएफ की बजाय जीसीडी भी बोला जाता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है। दोनों का एक ही मतलब है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। फैक्टर और डिवाइजर सेम ही होते हैं, इसलिए दोनों एक ही चीज है। सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड या सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए
आपके पास दो संख्याएं दे रखी हैं 18 और 24, ये दो संख्याएं मान लीजिए। आपको बताना है कि इनका जीसीडी या एचसीएफ क्या होगा, है ना, जीसीडी या एचसीएफ इनका क्या होगा। तो हम इसको देखिए जनरली समझते हैं, मेथड से समझते हैं कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए 18 के गुणनखंड लिखिए, यानी वो संख्याएं लिखिए जिसका 18 में भाग लग सकता है। ठीक है, तो 18 के अंदर किस किस का भाग लग सकता है, 1 2 3, उसके बाद 6 9 और 18, इनका भाग इसके अंदर पूरा लग सकता है। ऐसे ही 24 में भाग लगने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 2 3 4 6 8, उसके बाद 12 और 24। तो ये तो हो गए 18 के गुणनखंड, ये हो गए 24 के गुणनखंड। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर हमें देखना है ना। देखिए हमें क्या करना है, कॉमन ढूंढना है दोनों में से। तो कॉमन कौन कौन से, देखो 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है और 6 दोनों में आ रहा है। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमने कॉमन देख लिए, सबसे पहले हमने फैक्टर देखे, उसके बाद हमने कॉमन देख लिए। अब हमें ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो कॉमन फैक्टर है दोनों के, इनमें हाईएस्ट कौन सा है, तो ये 6 जो है ये हाईएस्ट है। इसका मतलब ये क्या है, इनका एचसीएफ। 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, एचसीएफ होगा। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो 18 का भी फैक्टर है और 24 का भी फैक्टर है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों का कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर है तो फिर हाईएस्ट भी होना चाहिए। क्या इससे बड़ा और कोई फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो ये इसका हाईएस्ट फैक्टर हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एचसीएफ कहेंगे। अगर दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि भाई एचसीएफ जो है, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, एक लाइन मैंने लिखी है यहाँ पे, देखिए कि एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। यहाँ पे हम एचसीएफ कौन सी दो संख्याओं का ले रहे हैं, 18 और 24। तो ये दो संख्या हमें दी गई है। आपसे पूछा है इनका एचसीएफ क्या है, तो हमने कहा कि 6 इनका एचसीएफ है। ठीक है, हमें ये पता है कि हम कॉमन फैक्टर ही ढूंढ रहे हैं, यानी गुणनखंड ढूंढ रहे हैं, तो गुणनखंडों का भाग इसमें जरूर लगेगा, क्योंकि हम कॉमन गुणनखंड ढूंढ रहे हैं, मतलब इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। इसलिए इसका मतलब हम एक ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं जिसका भाग इन दोनों में लगता है। ठीक है, तो हमें कुछ संख्याएं मिली, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 6 मिला, 4 संख्याएं मिली जिनका भाग 18 में भी लग सकता है, 24 में भी लग सकता है। लेकिन हमने उन चारों में से कौन सी उठा ली, जो सबसे बड़ी थी वो हमने पिक कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या है जो कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। मतलब आपको 18 24 दो संख्याएं दी है तो दोनों को विभाजित करेगी, 3 दी है तो तीनों को विभाजित करेगी। तो एचसीएफ वो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा लगता है। जबकि एलसीएम इसका जस्ट अपोजिट था। एलसीएम वो सबसे बड़ी संख्या है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा लगता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एचसीएफ आपका आया 6, इस एचसीएफ के अगर आप वापस गुणनखंड करो यानी फैक्टर करो तो 6 के अंदर किस किस का भाग लग सकता है, तो 1 2 3 और 6 इन्हीं का ही लग सकता है। ठीक है, इन्हीं का ही लग सकता है। क्या ये जो 3 संख्याएं हैं ये 6 के गुणनखंड ही है क्या, देखो देखिए ये तीनों भी। ठीक है, 6 खुद तो खुद का गुणनखंड हो गई, इससे छोटे जो कॉमन आ रहे हैं वो भी इसके गुणनखंड है। इसका मतलब ये हुआ कि ना केवल एचसीएफ तो सबसे बड़ी संख्या है जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा लगेगा ही लगेगा, बल्कि एचसीएफ के जितने भी गुणनखंड होते हैं उनका भी भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा लगता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके गुणनखंड ही तो है ना, तो देखो ये कॉमन ही तो आ रहे दोनों में, इसका मतलब दोनों में इसका भाग पूरा लगता है। तो एचसीएफ का भाग तो पूरा लगेगा ही लगेगा, एचसीएफ के जितने भी गुणनखंड है उनका भी भाग दी गई संख्याओं में पूरा लगेगा हमेशा। ठीक है, तो जो दूसरी लाइन आपको याद रखनी है वो ये है कि एचसीएफ के सभी गुणनखंड, एचसीएफ के सभी गुणनखंडों का भी
दी गई संख्याओं में पूरा भाग लगता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एलसीएम में क्या था, एलसीएम के खुद के अंदर दी गई संख्याओं का भाग पूरा लगता है, और उसके जितने भी गुणज होते हैं उनके अंदर भी दी गई संख्याओं का भाग पूरा लगता है। यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ का भाग दी गई संख्याओं में पूरा लगेगा, और एचसीएफ के जितने भी फैक्टर होंगे यानी गुणनखंड होंगे उनका भाग भी दी गई संख्याओं में पूरा लगेगा। तो आपको दो वर्ड पकड़ के चलने हैं, मल्टीपल और फैक्टर, यानी गुणज और गुणनखंड, ये दो शब्द ध्यान रखने। अगर आपको गुणज मिलता है इसका मतलब आपको एलसीएम पूछा जा रहा है, और अगर आपको गुणनखंड पता करना है इसका मतलब आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है। ठीक है, ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखेंगे। एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जिसके अंदर भाग लगता है, और एचसीएफ सबसे बड़ी संख्या होती है जो खुद भाग देती है संख्याओं में। ठीक है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना दोनों में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बेसिक थी एचसीएफ को समझने के लिए जो हमने देखी। ये दोनों लाइनें आपको नोट करनी है और इनको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एचसीएफ ज्ञात करने के मेथड्स, और पहला मेथड आपका अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये आपका पहला मेथड है। ये हमने एलसीएम में भी पढ़ा था और ये एचसीएफ में भी आता है, लेकिन दोनों को ज्ञात करने का तरीका अलग अलग होता है। एलसीएम हम कर चुके हैं, एचसीएफ का हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास तीन संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 24 है, 36 है, और मान लीजिए 48। आपको इन तीनों का निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको करने आते हैं, ठीक है, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लीजिए आप। तो इसके प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 का क्यूब 3 की पावर 1। ऐसे ही 36 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और 48 के करेंगे तो क्या आएगा, यहां मैं 60 कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 5, ये आएगा। अब देखो इसका पहले तो मैं बता देता हूं एलसीएम कैसे निकाला था हमने। एलसीएम हमने निकाला था कि जो भी प्राइम फैक्टर या जो भी अभाज्य गुणनखंड का आधार आ रहा है, जितने भी आ रहे हैं वो सब ले लो। जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है, ये तीन ही आ रही है संख्याएं, तो 2, 3, 5 लिख लो, और इनकी हाईएस्ट पावर जो भी दिख रही है तीनों संख्याओं में वो लिख दो, है ना। हाईएस्ट पावर जैसे 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 3 हाईएस्ट है तो 3 लिख देंगे। 3 की पावर यहाँ और यहाँ सबसे हाईएस्ट यहाँ पे, तो 2 पावर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 5 की पावर 1 ही दिख रही है तो 1 लिख देंगे। तो एलसीएम तो कितना आएगा, ये 8 गुणा 5 40, 40 गुणा 9 360। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 360 या 360। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में आपको सारे गुणनखंड नहीं लिखने हैं। ठीक है, केवल वही गुणनखंड लिखने हैं जो कॉमन है। देखिए जैसे तीनों के अंदर कौन कौन आ रहा है, तो 2 सब में आ रहा है, तीनों में आ रहा है। ठीक है, 3 भी तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में नहीं आ रहा है, तो 5 नहीं लिखना है, 2 और 3 लिखने हैं। और इस बार मैक्सिमम पावर नहीं लेनी है, मिनिमम पावर लेनी है। ठीक है, तो देखिए पावर क्या आ रही है, 2 की, 3 आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, तो मिनिमम 2 आ रही है तो 2 ले लेंगे। ठीक है, 3 की बात करें तो 3 की पावर 1 2 1 आ रही है, तो मिनिमम 1 आ रही है तो 1 ले लेंगे। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कितना, 12। एचसीएफ हो जाएगा इनका 12। तो 360 तो हो गया एलसीएम और ये हो गया आपका एचसीएफ। तो ये दोनों आपको आने चाहिए। इसमें क्या होता है कि जितने भी फैक्टर हैं सारे लिखते हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। इसमें जो फैक्टर तीनों में आ रहा है या चारों में आ रहा है, जितनी भी संख्या है सब में जो आ रहा है वो लेते हैं। ठीक है, और उसकी न्यूनतम पावर यानी मिनिमम पावर लिखते हैं उसके हमेशा। ठीक है, तो ये आपके पास में 2 चीजें आ गई। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये है कि एलसीएम के अंदर जितने भी फैक्टर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अगर किसी संख्या का एलसीएम मुझे पता है तो मुझे पता हो जाता है कि भाई संख्या जो है उसके अंदर 2, 3, 5 के अलावा तीनों संख्याओं में और कोई भी फैक्टर मौजूद नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपको एलसीएम ना पता हो, केवल एचसीएफ पता हो। ठीक है, आपको केवल ये पता है कि किसी संख्या का एचसीएफ ये है, और मैं आपसे कहूँ बताइए संख्याओं के अंदर कौन कौन से फैक्टर मौजूद हैं। या आपको नहीं दिए मैं मान लो केवल इतना दिया है कि संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो बताइए उन संख्याओं में कौन कौन से फैक्टर हैं। तो मुझे ये तो पता है भी 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब तीनों में 2 है।
3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब तीनों में 3 की पावर 1 तो है ही मिनिमम, है ना। लेकिन मुझे आगे नहीं पता है कि 5 है या 7 है, क्योंकि देखिए 5 किसी एक में होगा तो वो कॉमन तो होगा नहीं, तो वो एचसीएफ में नहीं आ पाएगा। 7 भी मान लो यहाँ 7 होता तो 7 भी इसमें तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम में जरूर आ जाता, अगर 7 होता तो एलसीएम में सारे फैक्टर। तो एलसीएम जो होता है उसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि तीनों संख्याओं में क्या क्या फैक्टर मौजूद होंगे। लेकिन एचसीएफ जो है उसको देखकर हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो कॉमन नहीं है तीनों में तो इसमें तो आने से रहा, तो हो तो सकता है ना, वहां पे कितने भी फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब इसको देख के हम फैक्टर्स का अंदाजा नहीं लगा पाते। इसी वजह से एलसीएम में जो हमने एक क्वेश्चन किया था कि एक संख्या 1728 है और दूसरी संख्या के है, जो कि एग्जाम में आया था 2018 के पेपर में आया था, उनका एलसीएम आपको दिया हुआ था। तो वहां के की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है या के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है वो हमने पता लगा लिया था, क्योंकि एलसीएम दिया हुआ था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एचसीएफ पे नहीं बना सकता कि केवल एचसीएफ देके फिर आपसे पूछे बताइए संख्या क्या रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ से हम सारे फैक्टर नहीं पता कर सकते हैं, इसलिए ऐसा क्वेश्चन एचसीएफ पे नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ दोनों पे मिला के बना सकता है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। हालांकि सीजीएल में नहीं पूछा है, लेकिन एग्जाम में दूसरी एग्जाम जो उनमें पूछे जाते रहे, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे दे, यहाँ से कोई एक संख्या गायब कर दे और फिर पूछे कि उस संख्या का न्यूनतम मान क्या आ सकता है, अधिकतम क्या आ सकता है, या उस संख्या की जगह हम कितनी संख्याएं रख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। देखिए मैं बताना ये चाह रहा था, जैसे ये क्वेश्चन अपना कि 3 संख्याएं हैं, उनमें से 2 दी हुई है, तीसरी नहीं दी हुई है, फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए हैं 77, 35 और 5, ये एलसीएम और एचसीएफ है। आपको पूछा है के की जगह कितना आएगा, के का न्यूनतम मान, ठीक है। अब देखो अगर ये एलसीएम नहीं दिया हुआ हो इस क्वेश्चन में तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एलसीएम अकेला देख के अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो आप डिसाइड फिर भी कर सकते हैं कि के की जगह एक्स की जगह कितनी वैल्यू आएंगी, है ना, ठीक है। लेकिन एलसीएम होना जरूरी है, अकेले एचसीएफ से आप पता नहीं कर सकते हैं कि x की जगह क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। यही अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों दे दिए, अब इन दोनों से हमें ये पता करना है कि x की जगह मिनिमम वैल्यू के मतलब कितनी आ सकती है, x की जगह x मतलब यहाँ पे x का मिनिमम मान जो है वो कितना हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप संख्याएं लीजिए, संख्या क्या देखिए 35, तो इसके प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से बनेगा। 85 के करेंगे तो क्या बनेगा 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, और तीसरी संख्या हमें नहीं पता है। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, एलसीएम कितना दिया है 77, 35, ठीक है, और एचसीएफ कितना दिया है 5। तो एचसीएफ के तो प्राइम फैक्टर 5 की पावर 1 ही हो गया, ठीक है। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, तो देखिए इसमें इसके फैक्टर करके देख लेते हैं हम। 77, 35 के यह आ जाएगा अपने पास इस तरीके से, में 5 से भाग देंगे 5 1 आ जाएगा, फिर 2 27 तो 5, फिर 2 23 तो 4, फिर 3 तो 7, ठीक है। फिर अगर इसको हम तीन से तो नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से देके देखें तो 7 से डिवाइड हो रहा है, ये इतना आएगा। फिर 7 से नहीं लग रहा है, 11 से देखे देखें 11 से भी नहीं कट रहा है, 17 से देखें, 13 से देखो देखें 13 से कट रहा है, ये 13 गुणा 1 हो जाएगा, फिर 13 गुणा 7 और फिर 17 से कटेगा। तो जो फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे इसके 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 और 17 की पावर 1, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, एलसीएम के। तो x की जगह क्या क्या आ सकता है, देखिए x की जगह पहली चीज तो ये है कि HCF अगर 5 की पावर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों में से 5 की पावर 1 कॉमन आई होगी। तो ये तो कंफर्म है कि 5 की पावर 1 तो x के अंदर होगा ही होगा, चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो x की, उसके अंदर 5 की पावर 1 होना जरूरी है, क्योंकि हम न्यूनतम मान ढूंढ रहे हैं।
तो 5 की पावर 2 3, हालांकि हम ले सकते हैं 5 की पावर 2 3 लें तो भी 5 की पावर 1 ही कॉमन रहेगा अगर बड़ी कर दे तो भी, लेकिन चूंकि हम मिनिमम मान ढूंढ रहे हैं एक्स का, तो मिनिमम पावर जो हम रख सकते हैं वही लेंगे, तो 5 की पावर 1 ही लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 0 लेंगे तो फिर 5 कॉमन नहीं आ पाएगा, 2 ले सकते हैं लेकिन 2 फिर बड़ा मान हो जाएगा, हम न्यूनतम ढूंढ रहे हैं तो 5 की पावर 1 रहेगा। अब हम एलसीएम में चलते हैं, एलसीएम में 5 की पावर 1 ही मौजूद है, इसका मतलब 5 की पावर 2 तो या 3 तो वैसे भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर आती है, ठीक है, तो इससे ज्यादा पावर किसी में है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। 7 की पावर 1 यहाँ से आया होगा, ठीक है, अगर यहाँ ना ले तो भी चल जाएगा क्योंकि यहाँ से आ सकता है। 13 की पावर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ ले सकते हैं, 13 की एक पावर 1 यहाँ लेना पड़ेगा तभी यहाँ कॉमन जाएगा, ठीक है। 17 की पावर 1 यहाँ से आ गया होगा, ठीक है, तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब x की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 65 इसका मिनिमम पॉसिबल मान हो सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि संख्याओं 770 और x के एलसीएम और एचसीएफ ये है, तो आपको x के जगह कितने मान आ सकते हैं, कितनी वैल्यू पॉसिबल है वो बताना है कि x के मान कितने संभव है। ये भी पूछ सकता है कि क्या क्या मान संभव है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम संख्याएं जो उनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 700 के अभाज्य गुणनखंड 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1। 770 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 5 की पावर 1 7 की पावर 1 और 11 की पावर 1, ठीक है। और x के हमें नहीं पता है, x के मान क्या हो सकते हैं ये हमें पूछा है। उसके बाद एलसीएम की बात करें, एलसीएम है आपका 23,100, इसके अभाज्य गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, उसके बाद में 3 की पावर 1 आएगी, ठीक है, 3 की पावर 1, उसके बाद में 5 की पावर 2 आएगी, 7 की पावर 1 आएगी और 11 की पावर 1 आएगी। और एचसीएफ जो दिया हमें वो कितना है, 5। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हमें दी हुई है। अब हमें x की जगह पता करना है कि x की जगह वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है, क्या क्या वैल्यू हम x की जगह रख सकते हैं। तो x बराबर देखिए क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ये डिसाइड करें कि एचसीएफ 5 है, इसका मतलब 5 की पावर 1 है, तो इस संख्या में इसमें और इसमें तीनों में 5 की पावर 1 आया होगा, तो 5 की पावर हम क्या ले सकते हैं, 5 की पावर हम 1 ले सकते हैं और 5 की पावर 2 भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 की पावर 2 भी ले सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 की पावर 2 लूंगा ना, यहाँ अगर 5 की पावर 2 लेंगे तो भी तीनों में से जो कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा, 5 की पावर 1 ही रहेगा, ठीक है। 5 की पावर 2 से ज्यादा मैं इसलिए नहीं जा पाऊंगा क्योंकि एलसीएम में हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2 ही दी हुई है, तो 2 से ज्यादा पावर तो किसी में हो नहीं सकती, नहीं तो एलसीएम में 5 की पावर 2 से ज्यादा हो जाएगी ना, और वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब 5 की पावर जो है वो या तो 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। यहाँ से अपना एचसीएफ जो है उसका तो खत्म हो गया कि एचसीएफ से तो हमें ये पता लग गया कि 5 की पावर यही आ सकती है। अब मैं बाकी की बात करता हूँ। देखिए एलसीएम में जो भी संख्याएं आ रही है वो सारी इनके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद रही होंगी, तभी इसके अंदर आ रही है। 2 की पावर कितनी आ रही है, 2। तो अगर मैं 2 की पावर की बात करूं तो 2 की पावर जो है वो क्या क्या आ सकती है, तो 2 की पावर 0 आ सकती है। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर ना लूं, 2 की पावर ना लूं, ठीक है, तो भी 2 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ सकता है एलसीएम के अंदर। अगर मैं यहाँ 2 की पावर 0 ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 2 की पावर मैं ले ही नहीं रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 की पावर 1 ले ली तो फिर 2 तीनों में से कॉमन आके एचसीएफ में भी कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर केवल 0 ले सकते हैं, इससे बड़ी लेंगे तो एचसीएफ चेंज हो जाएगा अपना ना, तो 2 की पावर 0 ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। इसके बाद बात करें अगर 3 की, तो 3 की अगर बात करें तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, जबकि एलसीएम में 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 इसके अंदर रहा होगा और वो 3 की पावर 1 ही रही होगी। 1 से ज्यादा होती तो एलसीएम में दिखाई देती है हमें, इसका मतलब 3 की पावर 1 ही आई है, ठीक है। अगर यहाँ 3 की पावर 1 होगी तो वो कॉमन तो है नहीं, तो एचसीएफ में चेंज हो नहीं रहा है, 3 की पावर 1 है तो वो यहाँ कॉमन आ जाएगी। अगर 3 की पावर 1 से ज्यादा होती तो यहाँ पे भी 1 से ज्यादा होती, इसका मतलब 3 की पावर केवल 1 आ सकती है, ठीक है।
उसके बाद में अगर बात करें 5 की, 5 आ ही गया, 2 3 5, 7 की बात करें तो 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, यहाँ भी 7 की पावर 1 है, मतलब 1 से ज्यादा तो लेंगे नहीं हम, है ना। क्या यहाँ पे 7 की पावर 1 ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तीनों में से 7 कॉमन आके HCF में कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब 7 की पावर नहीं ले सकते हैं, तो 7 की पावर 0 हो गया, ठीक है। 7 की पावर 0 ही ले सकते हैं केवल। 11 की बात करें तो 11 यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखिए 11 की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, इसका मतलब 11 की पावर 0 ले सकते हैं हम, क्योंकि 11 की पावर 0 होगी तो कॉमन तो नहीं आया, इसमें भी चेंज नहीं होगा, 0 होगा तो हाईएस्ट पावर 1 ही बनी रहेगी, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब 11 की पावर 0 ले सकते हैं हम, ठीक है। 11 की पावर 0 ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 11 की पावर 1 ले सकते हैं क्या? यहाँ पे 11 की पावर 1 बिल्कुल ले सकते हैं। 11 की पावर 1 कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें तो चेंज हो नहीं रहा है। 11 की पावर 1 हाईएस्ट पावर 1 दी हुई है, तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, 1 तो आ ही रहा है, इसका मतलब 11 की पावर 1 भी ले सकते हैं, 11 की पावर 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। क्या 2 ले सकते हैं क्या? 11 की पावर 2 रख सकते हैं क्या? तो 11 की पावर 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 होता तो फिर यहाँ हाईएस्ट पावर 2 आती, इसका मतलब 2 नहीं रख सकते हैं। तो इतने ही केस पॉसिबल है सारी पावर की। यहाँ से कितने केस पॉसिबल है? 2। यहाँ से कितने हैं? एक ही केस पॉसिबल है, यहाँ से भी एक ही केस पॉसिबल है, यहाँ से भी एक ही पॉसिबल है, यहाँ से भी एक है, इसका मतलब टोटल जो केस पॉसिबल है वो कितने हैं? 4। 2 इंटू 1 इंटू 1, इनको गुणा कर देंगे, इसका मतलब टोटल कितनी कंडीशन पॉसिबल्स हैं एक्स की वैल्यू के लिए? 4 वैल्यू एक्स की हो सकती हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वो 4 वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, तो भी आप निकाल के बता सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 5 की, ये 2 की पावर 0, ये तो 1 हो गया, इसको तो मैं हटा देता हूँ, 1 गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी 1 हो गया, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, चलो हटाते नहीं, मैं रख लेता हूँ ना। तो पहला जो केस बनेगा वो 5 की पावर 1 से बनेगा ना, 5 की पावर 1 इंटू 1, ये इन सब से गुणा हो जाएगा, 5 की पावर 1 जो है वो इनसे गुणा हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू क्या हो सकती है? x की एक वैल्यू हो सकती है 5 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी एक वैल्यू हो सकती है 15। x की दूसरी वैल्यू देखिए, ये 5 जो है वो इन सब से हो गया, लेकिन इससे नहीं हुआ अभी, तो 5 जो है वो इन सब से गुणा होके, ठीक है, 5 इन सब से गुणा होके इससे भी हो सकता है, इसका मतलब 5 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 11 की पावर 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 गुणा 11 यानी 165, ठीक है। ऐसे ही अगला अगर हम निकालें तो 5 का स्क्वायर जो है वो इन सब से गुणा होगा ना, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा? 74। और x की चौथी वैल्यू निकालें तो 5 का स्क्वायर, ये सारे तो एक ही किए तो इनसे तो गुणा होगा ही, फिर इससे गुणा होगा ना, तो 5 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33, 25 गुणा 3 75, और 75 और 7 हो जाएगा 85, सॉरी 82, तो 825। तो ये x की 4 वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। अगर आपसे पूछे कि x की वैल्यू बताइए चारों, तो ये 4 वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। HCF ज्ञात करने का दूसरा मेथड है अपना भाग विधि या डिवीजन मेथड, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि हम भाग लगाते हैं, जो शेषफल बचता है उसका भाग फिर से भाजक में लगा के क्रमागत भाग करते जाते हैं, और जो लास्ट में भाजक आता है वो आपका HCF होता है। एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दे रखी हैं, मान लीजिए आपको बोला इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ये अपना ये एग्जाम्पल है, ये 3 संख्या है, आपको इनका HCF निकालना है। तो आप HCF भाग विधि से कैसे निकालेंगे? कोई भी 2 संख्याएं लीजिए
और उनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दीजिए। जैसे ये दोनों संख्याएं, कोशिश करें कि 5 वाली संख्याएं ले, ना जिनके बीच का डिफरेंस कम हो वो लें आप। तो ये 2 ले लेता हूं मैं, ये दोनों पास पास में है थोड़ी। तो 187 में 102 का भाग देंगे आप, 102 का भाग देंगे, ठीक है। 102 का भाग एक बार लगेगा, 102 आ जाएगा, कितना बचा 85। अब क्या करना है, 85 में अब आगे भाग लगेगा नहीं, 85 का भाग इसमें देना है, यानी इसको वापस यहां लिख लेना है, इसके सामने भाजक को वापस शेष फल के आगे लिख के और फिर से भाग देना। एक बार लगेगा 85, फिर बचा 17। अब भाग नहीं लग रहा है तो इस को उठा के यहाँ पे इसके सामने ले आओ, यानी यहाँ 85 कर दो, तो कितनी बार लगेगा 5 बार, 85 और यहाँ 0। अगर आप कहें कि इन दोनों संख्याओं, केवल ये 2 ही संख्या है, इन दोनों संख्याओं का HCF क्या है, तो इन दोनों संख्याओं का HCF 17 है। मतलब जो लास्ट भाजक आपका, जिसका आप लास्ट में भाग दे रहे हैं, वो आपका HCF होता है। लेकिन चूंकि यहाँ तीसरी संख्या इंक्लूड है, तो आपको क्या करना है, इस 17 को यहाँ से लेना है और इस 17 का भाग इसमें देख के देखना है, 306 में देख के देखना है, ठीक है। जो तीसरी संख्या बच गई उसमें लास्ट भाजक का भाग दे के देखें। एक बार लगा 17, कितना बचा 13, और इसमें 8 बार लगेगा, 17 गुणा 8 136, तो यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब लास्ट भाजक यही रह गया, यही लास्ट भाजक है अपना, तो ये हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का HCF। अगर चौथी संख्या और है तो फिर से उस चौथी संख्या में भाग दे के देखो, लेकिन जनरली 4 संख्याओं नहीं होंगी, 3 संख्याओं तक ही दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आप उनका HCF इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका तरीका रहेगा। पहले 2 संख्याओं का भाग करके देखें, लास्ट भाजक आना चाहिए, जब शेषफल 0 हो जाए वहां तक जाना है, लास्ट भाजक आ जाएगा, ठीक है। उस लास्ट भाजक का तीसरी संख्या में भाग दे के देखें, फिर उसी तरीके से, है ना। इसमें तो खैर पूरा लग गया, अगर नहीं लगता तो फिर इसको आगे लिख के और फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पे 0 आ जाए और जो लास्ट भाजक आपका मिले वो आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या है कि ये HCF जो है लास्ट में यहाँ पे 1 आता है। 1 आने का कारण ये होता है कि दोनों के अंदर 1 ही कॉमन है, दोनों संख्याओं में या तीनों संख्याओं में 1 ही कॉमन है। अगर मान लो यहाँ पे लास्ट में 1 आ जाता है अंतिम भाजक, तो उसका मतलब वो तीनों संख्याएं सहभाज्य हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका, इस तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था एग्जाम में, मेंस में, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, देखिए विभाजन विधि पर आधारित क्वेश्चन है। विभाजन विधि द्वारा 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 और भागफल जो है वो 1, 11 और 2 क्रमशः प्राप्त हुए, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था या कुछ और था वो मुझे नहीं याद है, ठीक है, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन था, बिल्कुल इसी तरह से पूछा हुआ था। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 संख्याओं का HCF भाग विधि से निकाल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 3 भागफल आपको मिले, इसका मतलब 3 भाग लगाए गए होंगे, इस तरह से चला होगा, 3 भाग क्रमागत लगे होंगे। क्या क्या भागफल मिले, तो 1, 11 और उसके बाद 2, ये आपके भागफल है जो प्राप्त हुए हमें, ठीक है। और अंतिम भाजक जो है, मतलब लास्ट में जो हमने भाग लगाया वो कितने का लगाया, 17 का। अंतिम भाजक जो है वो 17 मिला, यहाँ 17 आएगा। और हमें पता है भी अंतिम भाजक मतलब HCF होता है, और जो शेषफल होता है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है यहाँ पे। तो अगर मैं ये लिखूं कि यहाँ पे क्या आया होगा, तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ, ये भाज्य ही तो है ना। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, 17 गुणा 2 34 प्लस 0, यानी यहाँ 34 आया होगा, यहाँ 34 रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे शेषफल 17 बचा है। अच्छा, ये 34 कहाँ से आया होगा, तो ये 34 आया होगा यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक है। शेषफल 17 बचा, उसके आगे ये लिख के फिर आगे भाग दिया होगा हमने। इसका मतलब यहाँ पे 34 रहा है, यहाँ 34 है। तो अगर मैं फिर से देखूं तो 34 गुणा 11, ठीक है, 34 गुणा 11 प्लस 17 कर दूं तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 34 गुणा 11 प्लस 17 करके देख लो, 34 गुणा 10 340 प्लस 34, ठीक है, 374 हो गया। 374 और 17 कितना हो जाएगा, 391 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 391 मिलेगा।
यहाँ पे 391 आएगा। अब देखो ये 391 जो है, ये 391 ये यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 391 था, तो 391 इंटू 1 प्लस 34 कर दें तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी आपकी। तो 391 इंटू 1 प्लस 34 कितना आ जाएगा, तो 391 प्लस 34 ये 5 हो गया, और 39 3 42 425 आ गया। मतलब यहाँ पे क्या संख्या रही होगी, 425 संख्या रही हुई होगी, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि जो दोनों संख्याएं थी उनमें से एक संख्या तो क्या थी 425 और दूसरी संख्या क्या थी 391। ये दोनों स्टार्टिंग संख्याएं थी, तो हमने बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग लगा के इस तरह से HCF निकाला। ये HCF है 17 आपका ना, ठीक है। तो इनका अगर जोड़ करें तो कितना आ जाएगा 6 11 और 8, तो 816 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे आप इस तरीके से क्रमागत भागफल और लास्ट भाजक लेकर और फिर आप वापस उल्टी प्रक्रिया करते जाएं तो आपको स्टार्टिंग वाली दोनों संख्याएं मिल जाएंगी और आप इजीली बता सकते हैं क्या आंसर है। चलिए इसमें कुछ और चीजें हम सीखते हैं, बेसिक कुछ चीजें। जैसे देखो मान लो आपको 3 संख्याएं दी, ठीक है, सिंपल संख्याएं ले रहा हूं मैं, जैसे 24 30 एंड 42, ये आपको 3 संख्याएं दे रखी है, ठीक है। आपको पूछा भी इनका HCF क्या होगा, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो फैक्टर आप हाईएस्ट कॉमन निकाल सकते हैं इनमें से वो आपका HCF होगा। जैसे मुझे ये तो दिख ही रहा है, सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 12 15 और 21 बचेगा, ठीक है। अभी भी सब में से और कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा 3, तो अगर मैं 3 कॉमन ले लूं इसमें से तो 4 5 और 7 ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए कि ये हो गया आपका 12 इंटू 4 5 7, अब कॉमन नहीं आ रहा है, 4 5 7 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हाईएस्ट फैक्टर जो आप कॉमन निकाल सकते हैं वो आप कॉमन निकाल सकते हैं 12, इन तीनों संख्याओं में से 12 कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो 12 है, सॉरी 6, ये जो 6 आपका ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा 6, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे नोट करने वाली है कि जैसे ही आप 6 कॉमन ले लेते हैं, आपके पास अंदर बची 4 5 और 7 जिनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो जब हम क्या करते हैं HCF संख्या का HCF जब हम बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, या HCF का जब हम संख्याओं में भाग दे देते हैं एक तरह से, तो जो शेष संख्याएं बचती हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वो जो संख्याएं होती है वो हो जाती है आपकी सहभाज्य या अपेक्षित अभाज्य भी बोलते हैं इनको कई बार, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम हो जाते हैं ना, ये इस तरीके से बन जाती है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये सहभाज्य हो गई। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई इन तीनों संख्याओं का अनुपात निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे कि 24:30:42 आएगा, और इसको काट देंगे तो ये तीनों जितनी कट सकती है वहां तक काट देंगे, तो ये 6 से कट गई 3 हो ना, क्या अनुपात आया 7। एक्चुअल में हमने इनको किससे काटा 6 से, और 6 क्या इनका HCF। तो जब भी आप संख्याओं को काटते हैं और उनका अनुपात निकालते हैं, उनको सिंपल रेशियो में लेकर आते हैं आप इस तरीके से, तो आप हमेशा उनको किससे काटते हैं, उनके HCF से काटते हैं हमेशा, है ना। तो इसका मतलब HCF कॉमन आ जाता है, जो बचता है वो संख्याओं का अनुपात है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ हो, जैसे मैं कह दूं भाई 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है, और मुझे ये भी पता है कि उनका HCF 6 है, तो क्या मैं ओरिजिनल संख्याएं बना सकता हूँ, बहुत आसानी से बना सकता हूँ। मुझे पता है भाई 4 5 7 का अनुपात तब काटा होगा जब मैंने इनमें 6 का भाग दिया होगा या इनको 6 से काटा होगा। तो अगर मैं इनको वापस HCF से यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि ओरिजिनल संख्याएं क्या रही होंगी। तो ओरिजिनल संख्याएं आ जाएंगी आपकी 24 30 और 42। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी एग्जाम में अभी जो पीछे पेपर हुआ था CGL का प्री वाला, उसके अंदर इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर 2 संख्याओं का अनुपात ये है या 3 संख्याओं का अनुपात ये है, तो बताइए उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है।
HCF और LCM दोनों दे दिए थे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्या क्वेश्चन आया था, किस तरीके से करना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि दो संख्याओं का अनुपात LCM और HCF 12 और 84 है। यदि संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये जो 84 LCM है इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। अगर ये तो ना दे तो भी आप कह सकते हैं कि जो संख्या है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, हमें केवल HCF और अनुपात की जरूरत है ना। तो अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:4। मैंने आपको बताया कि इनको अगर आप गुणा कर दें HCF से तो आपको ओरिजिनल संख्याएं मिल जाएंगी। मतलब दोनों संख्याएं क्या है, 36 और 48। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 48 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखें, अभी हमने जैसे पढ़ा कि दो संख्याएं हो मान लो केवल आपके पास, जैसे मान लो आपको दिया जाए 24 और 30, ठीक है, या कुछ और ले लो, जैसे मान लीजिए 42 ले लिया। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जो इनमें से हाईएस्ट कॉमन आ सकता है वो इनका HCF होता है, ठीक है। जैसे यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अंदर बची दोनों संख्याएं जो है वो क्या है, सहभाज्य। अब अगर अंदर दो ही संख्याएं हैं, ध्यान दीजिए, अंदर दो ही संख्याएं और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो LCM होगा 4 और 7 का, इनका जो LCM होगा वो इनका गुणा ही होगा। भाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो 4 और 7 का गुणा 28 आएगा ना, इनका LCM जो होगा वो 28 आएगा। और अगर पूरी संख्या का देखें तो मैंने आपको LCM में बताया था कि जो कॉमन आ जाता है उसको तो एज इट इज रख लो, और जो अंदर है उनका LCM यानी 28। तो 28 गुणा 6 यानी 168, 168 इनका LCM आएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप संख्याओं में से कॉमन निकाल देते हैं HCF, तो बाकी बची हुई दो संख्याएं, 3 होंगी तो दिक्कत हो सकती है, 3 नहीं करना है। अगर दो ही संख्याएं हैं उनमें से आपने कॉमन निकाल दिया तो अंदर बची हुई संख्याएं क्या आपकी HCF सॉरी मतलब सहभाज्य है, दोनों को प्राइम है। अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इनका गुणा ही क्या होगा, इनका LCM होगा, और उसको HCF से गुणा कर दें तो इसका मतलब वो दोनों संख्याओं का क्या हो गया, LCM। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मान लीजिए आप दो संख्याएं दे रखी है, ठीक है, तो आप उनको इस तरीके से मान सकते हैं HX और HY, जहां पे H क्या है, दोनों का HCF है ना। तो देखो जैसे ये है ना 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 और ये 6 × 7। तो ये हो गया आपका H और ये X मान लिया एक बार, ये हो गया H और ये Y मान लिया ना। लेकिन कंडीशन ये है कि X और Y क्या होनी चाहिए, X और Y होनी चाहिए सहभाज्य। क्योंकि अगर और कुछ कॉमन आ गया X और Y में से तब तो फिर H बदल जाएगा ना। भाई मान लो यहाँ से और कुछ कॉमन आ गया तो वो फिर H को बदल देगा। तो आप दो संख्याओं को HX और HY की फॉर्म में मान सकते हैं अगर X और Y आप क्या मान रहे हैं, सहभाज्य मान रहे हैं। अब आपसे कहे कि इनका LCM बताइए क्या होगा, तो बहुत आसान है, मैं पता है दोनों का HCF इंटू जो इनके अंदर पार्ट रह जाते हैं कॉमन लेने के बाद उनका LCM यानी उन दोनों का गुणा। तो इस तरह की संख्याओं का LCM हमेशा क्या होगा, HXY होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लिख देता हूं, आपको नोट करनी है ना। ये मैंने इधर लिख दिया है, आपको ये नोट करना है कि यदि दो संख्याओं का HCF कैपिटल H मान लें तो उनको HX और HY के रूप में लिख सकते हैं हम, जहां पे X और Y सहभाज्य होनी चाहिए, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, और उन दोनों का जो LCM है उसको हम HXY के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने समझा था एग्जाम्पल से, ये आप लिख लीजिए, इसको नोट करना है, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का LCM 120 है, दोनों का अनुपात 3:5 है, तो दोनों का HCF कितना होगा। देखिए दोनों का HCF मान लेते हैं H, तो संख्या हो गई HX और HY, ये दोनों संख्याएं हो गई, एक बार मान लिया। यहाँ पे ये जो 3:5 है ना, ये एक्चुअल में X और Y ही है, क्योंकि ये आपको भी बताया था मैंने कि अगर H काट दिया जाए अनुपात में तो XY तो बचेंगे ना, इनको अनुपात में लिखोगे तो H कट जाएगा, X अनुपात Y तो बचता है। तो ये X और Y ही होता है, जो अनुपात है वो X और Y है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 3H है, एक संख्या जो वो 3H है और एक संख्या आपकी 5H।
एक संख्या 3h है और एक संख्या 5h है। अब हमें पता है कि जो एलसीएम होता है वो hxy होता है। एलसीएम 120 दिया है और एलसीएम होता क्या है, hxy है। कितना हो गया 120, तो x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया 5। 120 15 का भाग दे देंगे तो h बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना कि संख्याओं का जो HCF है वो उनके अंतर के बराबर या उनके अंतर से छोटा होता है हमेशा। या तो अंतर के बराबर होगा संख्याओं के या अंतर से छोटा होगा। जैसे मान लो आपको दो संख्याएं दी, एक 45 दे दिया मान लीजिए, एक आपको 60 दे दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आएगा 15। तो या तो इनका HCF 15 होगा या 15 से छोटा होगा। और 15 से छोटा क्या होगा वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए ऐसा क्यों हुआ, 3 संख्याएं होंगी तो 3 का भी करेंगे अभी हम। ठीक है, 15 या 15 से छोटा होगा। देखिए कारण क्या है इसका, मान लीजिए कि दो संख्याएं जो है वो hx और hy है। संख्याएं जो है वो hx और hy है, जहां पे x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है और h उनका मान लीजिए HCF है ना। अगर आप इनका अंतर करेंगे, इनको घटाएं, तो आपको मिलेगा h इंटू एक्स माइनस वाई। ये मिलेगा क्या, h इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो संख्याओं का अंतर है ये संख्याओं का अंतर ही है एक तरह से। ठीक है, ये संख्याओं का जो अंतर है वो h इंटू कोई संख्या है, h इंटू कोई संख्या है क्या, h इंटू कोई संख्या। क्योंकि x और y क्या होंगे, अनुपात होते हैं या दो सहभाज्य संख्याएं होती है, पॉइंट में तो हम लेते नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y जो होंगे वो x और y का मान, x माइनस वाई का मान या तो 0 हो सकता है। देखिए 0 कब होगा, जब x और y सेम होंगे। तो x और y सेम हो जाएंगे तो अंतर 0 हो जाएगा ना, जैसे ये भी 5 हो ये भी 5 हो। लेकिन फिर दोनों संख्याएं जो होंगी वो 5h और 5h और 5h ही हो जाएंगी, तो वो तो सेम ही संख्या हो गई, दो अलग अलग नहीं। इसका मतलब 0 नहीं ले सकते x और y को, है ना। x माइनस वाई जो है वो स्टार्ट होता है हमेशा आपका कहाँ से, 1 से लेकर 1 2 3 4। संख्याओं का अंतर जो है वो इस तरीके से आ सकता है ना, 1 2 3 4 x माइनस वाई की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ है कि जो अंतर है वो h का 1 गुना हो सकता है। अगर इसकी जगह 1 मान ले, x y की जगह x माइनस वाई को 1 मान ले। अगर 2 मान ले तो 2 गुना हो सकता है। ठीक है, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, इस तरह से चलेगा। तो अगर मैं h बराबर कहूं कि h बराबर क्या आएगा, तो 1 को अगर उधर ले जाएं तो h बराबर अंतर बट्टे 1 आ जाएगा। या अगर 2 मान ले, अगर 2h मान ले तो 2 उधर चला जाएगा तो अंतर बट्टे 2 आ जाएगा। या कहें तो अंतर बट्टे 3 आ जाएगा। इस तरह से चलेगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि h जो आएगा HCF वो या तो संख्याओं के अंतर के बराबर आएगा, अंतर बट्टे 1 हुआ है नहीं, x और y का अंतर अगर 1 हुआ तो वो बराबर आ जाएंगे दोनों। अगर x y का अंतर 2 हुआ तो अंतर का आधा आ जाएगा, है ना, संख्याओं के अंतर का आधा, अदरवाइज 3 आ जाएगा, अदरवाइज 4 आ जाएगा, लेकिन आएगा हमेशा उससे छोटा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं का HCF उनके अंतर के बराबर या फिर अंतर से छोटा ही होगा, कभी भी अंतर से बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, संख्याओं का HCF उनके अंतर के बराबर या अंतर का कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, अभी हमने देखा कि h जो होता है वो या तो अंतर के बराबर यानी अंतर बट्टे 1 आता है, या अंतर बट्टे 2 आता है, या अंतर बट्टे 3 आता है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, इस तरह से चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि या तो अंतर खुद हो गया, 2 का भाग लग रहा है उसमें तो ठीक है, वो उसका गुणनखंड हो गया। 2 का भाग लगा, जैसे मान लो अंतर आया कितना, मान लीजिए अंतर आया 30। ठीक है, तो 30 बट्टे 2 यानी 15 हो सकता है, 30 बट्टे 3 यानी 10 हो सकता है। ठीक है, या तो 30 होगा खुद, या उसका आधा, या उसका 1 बट्टे 3, या 30 बट्टे 4 करें तो 30 बट्टे 4 7.5, ये नहीं होगा। ठीक है, 30 बट्टे 5 करें कितना आएगा, 6 आएगा, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि देखिए 2 3 एंड 5 ये क्या है, 30 के गुणनखंड है, 30 के अंदर भाग लगने वाली संख्या है। तो या तो 30 होगा, अगर अंतर 30 है तो या तो 30 ही हो जाएगा, या 30 का कोई गुणनखंड मतलब 30 में भाग लगने वाली कोई संख्या भी हो सकती है, जैसे 15।
15 का भाग लगता है तो 15 हो सकता है, 10 का भाग 30 में लग सकता है, 10 हो सकता है, 7.5 नहीं हो सकता क्योंकि पॉइंट में नहीं लेनी है एक्स और वाई की वैल्यू, वो अनुपात है तो पॉइंट में नहीं आएंगे ना, ठीक है। तो ये हम नहीं ले सकते। 6 हो सकता है क्योंकि 6 का भाग 30 में लगता है। तो या तो अंतर होता है या अंतर का कोई गुणनखंड भी हो सकता है, ठीक है। इसको अभी हम करेंगे एक एग्जाम्पल से क्लियर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम दो संख्याएं लेते हैं, जैसे एक मान लीजिए हमने 48 लिया, एक 60 लिया, इनका डिफरेंस कितना है तो 12 है। तो 12 इनका HCF हो सकता है या 12 का कोई गुणनखंड भी हो सकता है, ठीक है। तो 12 का भाग अगर इसमें लग रहा है, देखिए 12 का भाग इसमें लग रहा है तो 12 का भाग इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे HCF क्या है 12 ही है, यहाँ पे HCF आपका 12 ही है, ठीक है। और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी गई, मान लीजिए ये दो संख्याएं दी गई 75 और 105। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 30 का डिफरेंस आ रहा है। 30 का भाग 75 में लग रहा है, 30 का भाग 105 में लग रहा है, नहीं लग रहा है दोनों में। इसका मतलब ये HCF नहीं है इस बार। अगर ये HCF नहीं है तो इसके गुणनखंड होंगे। अब इसके गुणनखंड आपको पता है भाई, गुणनखंड अगर नहीं पता आपको तो आप 30 का आधा करके देखो, क्योंकि या तो अंतर बट्टे 1 होगा या अंतर बट्टे 2 होगा या अंतर बट्टे 3 होगा, ऐसे चलेगा। इसका आधा करो तो अगला गुणनखंड आएगा इसका 15। भाग नहीं लगता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, पूरा भाग नहीं लगे तो 3 पे आ जाओ, 3 का भी ना लगे तो 4 पे आ जाओ, ऐसे है ना। तो 15 इसका गुणनखंड है, तो 15 देखो इसका बट्टे आधा करके 15 ले लिया हमने ना। तो 15 का भाग इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसका मतलब इस बार HCF कौन है 15, ठीक है। इस बार अंतर खुद नहीं था लेकिन अंतर का आधा किया तो वो इसका HCF निकल के आया, ठीक है। और ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप ले लें, मान लीजिए आपने 40 ले लिया, 65 ले लिया, ठीक है। 40 65 इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो इनका डिफरेंस आएगा आपका 25। 25 का भाग ना इसमें लग रहा है ना इसमें लग रहा है, 25 बट्टे 2 तो होगा नहीं क्योंकि पॉइंट में आएगा, पॉइंट में लेना नहीं है। 25 बट्टे 3 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। 25 बट्टे 4 भी नहीं हो पाएगा, तो 25 बट्टे 5 होगा तो कितना आएगा 5, ठीक है। अब 5 का भाग इसमें भी लग रहा है इसमें भी लग रहा है, इसका मतलब इस बार HCF कौन है 5। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। इस तरीके से निकालना होता है। जब भी आपको अंतर से निकालना है तो या तो डिफरेंस खुद हो जाएगा या उसमें 2 3 4 5 ऐसे भाग लगा के देखो, जिसका भी भाग लग जाए चेक करो कि उसका भाग उन संख्याओं में लग रहा है क्या, अगर लग रहा है तो वो HCF हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि n एक 3 अंकों की संख्या है जिसका भाग 875 और 2272 में देने पर शेषफल समान बचता है, तो n के अंकों का योगफल कितना। इस क्वेश्चन को हम करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए 72 है और 80 है, 72 और 80 या 81 ले लेते हैं, 83 ले लिया मान लीजिए। ये दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, आपको पूछे कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में देंगे तो शेषफल हमेशा बराबर बचेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि इनका डिफरेंस कितना आता है, इनका डिफरेंस कितना है, तो 8 और 3 11 है। ये जो इनका डिफरेंस होता है इसका भाग अगर आप इसमें देंगे तो शेषफल हमेशा सेम बचेगा। देखो 11 का भाग अगर 72 में देखें तो 6 बचेगा, 11 का भाग 83 में देंगे तो भी शेषफल कितना बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों स्थितियों में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है आपका। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 87 और 99, ये दो संख्याएं दी गई, आपसे कहे कि ऐसी संख्या ढूंढ के बताओ जिसका भाग इन दोनों में देंगे तो शेषफल समान बचेगा। तो आप इनका डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस कितना है, तो 12 वो संख्या है जिसका भाग इन दोनों में देंगे तो शेषफल हमेशा सेम बचेगा। जैसे 12 का भाग यहाँ देंगे तो रिमाइंडर कितना है 3, और 12 का भाग यहाँ देंगे तो भी कितना बचा 3। इसका मतलब 12 वो संख्या है जिसका भाग इन तीनों में देंगे तो हमेशा शेषफल बराबर आएगा। क्या 12 अकेली संख्या आएगा जिसका भाग इन तीनों में देंगे तो शेषफल हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है। और भी संख्याएं हो सकती हैं। अब वो और संख्याएं क्या हो सकती हैं, वो 12 की गुणनखंड हो सकती है। 12 की गुणनखंड मतलब जिनका भाग 12 में लगता है, जैसे 1 2
3, 4, 6 एंड 12। तो 12 तो हो गया, 12 का भाग देंगे तो शेष बचेगा ही बचेगा। उसके अलावा अगर आप 6 का देंगे इनमें तो भी सेम बचेगा, अगर 4 का देंगे तो भी सेम शेषफल बचेगा, 3 का देंगे तो भी सेम बचेगा, 2 का देंगे तो भी सेम बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याओं के अंतर कर लो या अंतर का कोई गुणनखंड ले लो, उनका भाग अगर आप उन दोनों संख्याओं में देंगे तो शेषफल हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे, हमेशा सेम शेषफल आएगा दोनों का। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। दो संख्याओं के अंतर या अंतर के किसी गुणनखंड का भाग दोनों संख्याओं में दें तो शेषफल हमेशा दोनों जगह से समान प्राप्त होंगे, हमेशा, या तो संख्याओं का अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड। ठीक है, वहां से शेषफल हमेशा आपको बराबर मिलेंगे, तो ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। n एक 3 अंकों की संख्या है जिसका भाग अगर आप 875 और 2272 में देंगे तो दोनों बार शेषफल समान बचेंगे। इसका मतलब ये समान शेषफल वाला ही क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालना है 875 2272, इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका डिफरेंस वो संख्या होगी जिसका भाग इन दोनों में देंगे तो शेषफल सेम आएगा। इनका डिफरेंस क्या आएगा, तो 12 - 5 7 हो गया, 16 - 7 9 हो गया, और 21 - 8 हो जाएगा, 21 - 8 13, 1397 आ रहा है। ठीक है, तो 1397 वो संख्या हो सकती है जिसका भाग इन दोनों में देंगे तो सेम शेषफल आएगा, और 1300 का भाग इसमें दे दो इसमें दे दो, 815 आएगा, दोनों से शेषफल है ना। या फिर 1397 का कोई फैक्टर भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमें फैक्टर चेक करना पड़ेगा। फैक्टर कुछ नहीं करना आपको, पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, 4 से, ऐसे चेक करना है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 3 से होगा, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से तो होगा ही नहीं, वैसे 2 से नहीं हुआ तो 5 से होगा, तो 5 का भाग दे के देखेंगे तो 5 से नहीं हो रहा है, 6 से तो होगा नहीं, 7 से देखेंगे तो 7 से ये कितना आएगा, 7 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 से होना नहीं है, 9 से भी नहीं होगा, 10 से देखेंगे 10 से भी नहीं होगा, 11 से देखो इसको, 11 से हो रहा है क्या, ठीक है 11 से हो जाएगा ये ना। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे ये पहली बार डिवाइड होता है वहां पे देखिए इसको, 11 से डिवाइड करें तो 11 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, फिर 2, फिर 7, 127 आ गया। ठीक है, 127 आ गया। तो जो संख्या अपने को पहली मिली थी जिसका भाग इन दोनों में दे तो सेम शेष आएगा, ये कितने अंकों में थी, ये 4 अंक में थी। तो अगले ने कहा है कि 4 अंक में लेना ही नहीं है, 3 अंक की संख्या देनी है। जैसे ही हमने भाग लगा के देखा, अगली जो संख्या आई वो 127 आई। इसका मतलब ये कितने अंकों में आ गई, ये आ गई 3 अंकों में। अब ये 3 अंक में है, ठीक है, इसमें 3 अंक है, तो ये n हो गया एक्चुअल में ना, ये n हो गया। इसके अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग कितना आएगा, 1 + 2 + 7 यानी कितना आ जाएगा, 10। 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप, 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिया हमने, थोड़ा और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्या दिया है, n एक 2 अंकों की संख्या है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में दे
तो हर बार सेम शेषफल आता है, n के अंकों का योग बताएं। आप इनका डिफरेंस लें, सबसे पहले 37, 41 और 5400 का डिफरेंस लें। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा, देखिए 10 माइनस 1 9 हो गया, 9 माइनस 4 5 हो गया, और 53 माइनस 37 तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 1659 आ रहा है। ये तो 4 अंकों में है, तो ये तो n हो नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें इसको भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं देखूँ 2 का भाग तो नहीं लगेगा, 3 का लगेगा क्या, तो 6 और 7 7 5 12 12 9 21, 3 का लगेगा। तो इसमें 3 का भाग दिया हमने, 3 का भाग दिया तो 3 गुणा 5 15, बचेगा 1 15 9 553। क्या ये n हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि n तो 2 अंकों में चाहिए ना, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 3 से आगे बढ़ना पड़ेगा, 4 नहीं लेना है, 5 लेके देखें तो 5 का भाग इसमें नहीं लगेगा, 6 नहीं लेना है, 7 लेके देखें, 1659 में 7 का भाग लग रहा है ना, तो 7 का भाग दे के देखें, इसमें 7 गुणा 2 14 हो जाएगा, 7 गुणा 2 14, बचेगा कितना, 7 गुणा 2 14, 2 बचा, 7 गुणा 3 21, 7 गुणा 7 49, ये भी नहीं होगा है ना, क्योंकि ये भी 3 अंकों में आ गया। फिर हम 8 का इसमें लगेगा नहीं, 9 का 3 का लग रहा है, 9 का भी लगेगा क्या, देख लो, देखिए 9 का नहीं लगेगा, 21 हो रहा है ना अंकों का योग, 9 का नहीं लगेगा, 10 का वैसे नहीं लगेगा, 11 का भाग दे के देखें तो 11 का भी नहीं लग रहा है। उसके बाद 13 का दे के देखें, 13 का इसमें 13 का भी नहीं लगेगा। ठीक है, 13 का भी नहीं लग रहा है। उसके बाद 14 15 16 है ना, ऐसे सारे करके देखेंगे आप तो 21 का लगेगा, क्योंकि 3 और 7 का लग रहा है ना, तो 21 का भी लगेगा। तो अगर आप 21 का देंगे, बाकी किसी का नहीं लगेगा, 20 में आप करके देख सकते हैं, 21 का देंगे इसमें तो 21 गुणा 7 147, 15 और 1 15 3 18 189, 21 गुणा 9 189, 79 है, ये n का मान हो गया। ठीक है, तो अंकों का योग 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 3 7 का लग गया तो 21 का तो कंफर्म लगेगा। ठीक है, तो वो तो हमें पता है 21 का ही लगेगा क्या, लेकिन उससे पहले अगर कोई लग जाए तो ठीक है ना, उसका पहले लग जाए तो वो भी लगा के देखना। हालांकि होता नहीं है, क्योंकि एक ही संख्या होगी 2 अंकों की ऐसी है ना, 79 जो है अभाज्य संख्या है ना, तो और तो फैक्टर होंगे नहीं, तो अगला एक ही संख्या चुनेगा ऐसी है ना, नहीं तो फिर बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी तो आपके आंसर भी बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए एक ही संख्या लेगा, वो अभाज्य संख्या होगी। जैसे पीछे वाले में 3 अंकों का 127 आया था, तो ये अभाज्य संख्या आएगी, ऐसे यहाँ पे भी अभाज्य संख्या आएगी है ना, ताकि और ऑप्शन ना बने 3 अंक में या 2 अंक में। ठीक है, अगर और ऑप्शन होंगे तो फिर क्वेश्चन ऐसे होगा, 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होगी, तो जो सबसे पहले आ जाएगी भाग देते देते, तो सबसे पहले 2 अंक में आ जाएगी, वो अपना आंसर है। सबसे छोटी पूछे तो जो सबसे लास्ट में आए भाग देने पे, वो अपना आंसर है। लेकिन अगर एक ही पूछे तो एक ही आएगी, वो अभाज्य आएगी, क्योंकि और नहीं हो सकती संख्या वैसे है ना, तो अभाज्य आएगी और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना एक क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। देखिए, पूर्णतः विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे बड़ी संख्या मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ही वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है ना। ठीक है, तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है। डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे तो आपके पास 3 मेथड है, या तो आप अभाज्य गुणनखंड से कर लो, या फिर आप भाग विधि से कर लो, या फिर आप अंतर विधि से कर लो, है ना, अंतर निकाल के 2 का। ठीक है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया था हमने। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से ना करें ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, आप भाग विधि से जा सकते हैं और अंतर विधि से जा सकते हैं, तो मैं दोनों से बता देता हूँ। पहले मैं भाग विधि बता देता हूँ। देखिए, भाग विधि के लिए मुझे 2 संख्याएं जो पास में है वो उठानी है। मैं ये और ये ले लेता हूँ ना, तो 874 का भाग मैंने दिया 988। 988 में कितनी बार लगेगा, एक बार, ये बचा 4, ये 1, ये 1। फिर 114 का भाग दिया 874, तो 11 गुणा 8 तो 7 बार देख के देख लेते हैं। 7 गुणा 4 28 और 77 और 2 79। ठीक है, घटाएंगे तो ये 14 माइनस 8 6 हो गया, और ये 6 और 1 7 बचेगा। ठीक है, 76 का भाग 114 में देंगे, 76 का भाग 114 में देंगे तो ये एक बार लगेगा
76 बचेगा कितना, 14 माइनस 6 8 और 3 38 बचा। फिर 76 को आगे लिख लेंगे 38 के और भाग देंगे तो 2 बार लगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 38 यहाँ से लेंगे और इसका भाग 646 में लगाएंगे, ठीक है। तो 38 का भाग एक बार लगा, 14 माइनस 8 6 हो गया और 5 माइनस 3 2, 26 266। ये 8 से करें तो 8 गुना 3 गुना 8 24 होता है, 3 गुना 9 27, ठीक है। 8 गुना 8 हो जाएगा आपका 64, 266, ठीक है। 8 गुना 8 हो गया 64, 8 गुना 2 24 और 36, ये तो ज्यादा जाएगा। 4 गुना 6 बार करो इसको, 6 गुना 8 48 हो गया और 6 गुना 3 18 और 4 22 हो गया, 22 38 28 38 28। फिर 7 बार पूरा ही लग रहा है ना, तो 7 बार पूरा ही देख के देख लो, ये 266 आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। इसका मतलब ये 38 जो है ये आपका क्या है, HCF। तो जो संख्या हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड नंबर अपना, वो भी क्या हो जाएगा 38। 38 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आपकी भाग विधि है, आप भाग विधि से इस तरह से HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो थोड़ा आसान मेथड है वो आपका अंतर विधि है ना। अंतर विधि के लिए आपको थोड़ा सा भाग फास्ट करना आना चाहिए, ठीक है, तुरंत पता लगना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। अंतर विधि और करके देख लेते हैं। देखिए अंतर विधि से कैसे करेंगे, 646 988 और 874, ये 3 संख्या है। आपको इनका HCF चाहिए, आपको वही 2 संख्याएं लेनी है जिनका डिफरेंस सबसे कम दिख रहा है आपको ना। तो मुझे दिख रहा है भाई इनका डिफरेंस कम है, तो मैं इनका अंतर ले लेता हूँ, जो सबसे छोटा है वही ले लेते हैं ना, ठीक है। ये डिफरेंस लेके देखते हैं, तो इसमें से ये घटाएं तो ये 4 आया और इस ये 8 माइनस 7 1 आ गया, ये 9 1 आ गया, 114। तो 114 का भाग इसमें देके देखें, ठीक है भाई, 114 का भाग इसमें इसमें और इसमें तीनों में लगना चाहिए, तब ये HCF बनेगा, अदरवाइज HCF नहीं बनेगा। तो HCF यानी 114 का भाग इसमें दिया हमने, नहीं लग रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा। नहीं होगा तो इसमें 2 का भाग देखिए, देखो 2 का भाग देंगे तो कितना हुआ, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 57। क्या 57 का भाग इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, तीनों में लगा के देखो नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा ना। फिर इसमें 3 का भाग देख के देखो, 3 का भाग देंगे तो ये 38 आएगा, 38 का भाग इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसका मतलब ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके देख सकते हैं कि कौन सा इनमें से आंसर होगा। पहले अंतर करके देखो, ठीक है। ध्यान रखना अंतर मिनिमम वाला ही लेना, जिन 2 के बीच में न्यूनतम अंतर है वही लेना है। इन दोनों के बीच में भी अंतर है लेकिन वो ज्यादा है, तो उतना तो HCF जाएगा नहीं, क्योंकि HCF की प्रॉपर्टी होती है कि वो अंतर से छोटा रहेगा। तो जो भी मिनिमम अंतर है या तो उसके बराबर रहेगा या उससे छोटा रहेगा, तो इसलिए छोटे वाला अंतर ही निकाल लो डायरेक्ट, है ना, बड़े वाले अंतर देखने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में दे तो प्रत्येक बार 4 शेषफल बच जाए। इस बार पूर्णतः विभाजित नहीं है, 4 शेष बचा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि जिसका भाग इसमें दे, इसमें दे, इसमें दे, हर बार 4 ही शेष बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं का HCF नहीं है। अगर इनमें से 4 4 कम कर दें तो बची हुई जो संख्या है उसके अंदर तो पूरा भाग लगेगा उसका। इसका मतलब इनमें से 4 4 घटाने के बाद में जो संख्या बचेगी उन संख्याओं में पूरा भाग लगना चाहिए। भाई इसमें शेष पर 4 बच रहा है, तो मैं अगर इसमें से 4 कम कर दूं, इसमें से 4 कम कर दूं, इसमें से भी 4 कम कर दूं और इसमें से भी 4 कम कर दूं, तो अब जो तीनों संख्याएं हैं इनके अंदर पूरा भाग लग रहा है उस संख्या का, और वो संख्या सबसे बड़ी है जिसका भाग इनमें पूरा लग रहा है। इसका मतलब वो इनका HCF है। तो जब भी आपको समान शेषफल बोला जाए तो उस शेषफल को हटाइए संख्याओं में से और बची हुई संख्याओं का क्या कर दीजिए, HCF निकाल दीजिए, ठीक है। तो हमें HCF निकालना है कितने का, हमें HCF निकालना है 552, 759 और 345। हमें इनका HCF निकालना। आपके पास 2 तरीके हैं निकालने के, या तो आप इसको
भाग विधि से निकाल ले या आप इसको अंतर विधि से निकाल ले, कैसे भी आप निकालना चाहें निकाल लीजिए इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिया है, हमें वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसका भाग अगर इन तीनों में दें तो 3 अलग अलग शेषफल बच जाएं अपने पास। अब इस बार क्या है, संख्या ऐसी है जो 3 अलग अलग शेषफल बचा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर से क्या करेंगे, हमें पता है भी 797 में से 16 कम कर दो तो जो संख्या बचेगी उसमें पूरा भाग लगेगा। ठीक है, 1085 में से 20 कम कर दो और 1232 में से 25 कम कर दो। अगर इनके शेषफल हटा दें तो जो संख्याएं बची, बाकी बची हुई संख्याएं पूरी विभाजित रहेंगी। इसका मतलब शेषफल हटाकर बाकी बची हुई संख्याओं का हम HCF निकाल सकते हैं। तो ये भी आप निकाल लेंगे, आंसर आपको लिखने कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने आंसर आ रहे हैं, इनका HCF निकाल लेंगे आप घटाने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में देने पर बराबर शेषफल बचता है हर बार। अब क्वेश्चन में शेषफल नहीं दिया हुआ, ये तो पता है कि बराबर बचेगा लेकिन शेषफल नहीं दिया है। अगर शेषफल ये पता होता कि इतना बच रहा है तो हम माइनस करके बची हुई संख्याओं का HCF निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ये पता ही नहीं है कि शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, बस इतना पता है कि समान शेषफल बचेगा। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि भी 1305 और 4665, मान लो दो ही संख्या है, तीसरी एक बार मैं नहीं ले रहा हूं। मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या बताइए जिसका भाग इन दोनों में दे तो शेषफल समान बचे, तो आपका आंसर तुरंत ये होगा कि इनका डिफरेंस निकाल दीजिए। जो डिफरेंस होगा वो उसका भाग इन दोनों में देंगे तो शेषफल बराबर बचेगा, वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं, 5 0 हो जाएगा, 6 और 6 माइनस 3 और 3, 3360 है। ठीक है, लेकिन संख्या एक और है अपने पास। ठीक है, अगर मैं इसको लूं, मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं, इसको छोड़ दो, इसमें और इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग दें तो शेषफल समान आए, तो वो इनका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालो, 0 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 6 2 और 2, 2240 आए। अब फिर से ये और ये बच गए, इन दोनों में भाग देने पर समान शेषफल बचना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में दें तो समान शेषफल, तो इनका अंतर होगा। तो 5 5 0, ठीक है 0, और उसके बाद 9 6 हो गया, और ये हो गया आपका 5 5600। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में अगर मैं इसका भाग दूंगा तो समान शेष आएगा, इन दोनों में इसका भाग दूंगा तो समान शेष आएगा, और इन दोनों में इसका भाग दूंगा तो शेष समान आएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग तीनों में दे तो समान शेष आए? तो देखो मैंने ये बताया था आपको कि या तो ये संख्या होगी जिसका भाग इन दोनों में देंगे तो समान शेष आएगा, ठीक है, या फिर इसका कोई गुणनखंड होगी, यही बताया था। ऐसे या तो ये संख्या खुद होगी या इसका कोई गुणनखंड होगी, या ये संख्या खुद होगी या इसका कोई गुणनखंड होगी। तो क्यों ना हम इन तीनों का ऐसा गुणनखंड देख लें, इन तीनों का ऐसा गुणनखंड देख लें एक ऐसा गुणनखंड देख लें जो इन तीनों का ही क्या हो, कॉमन गुणनखंड हो। भाई वो इसका भी गुणनखंड हो, वो इसका भी गुणनखंड हो, वो इसका भी गुणनखंड हो, तो फिर उसका भाग से इसमें दो, तो इन दोनों में दो, से इन दोनों में दो, से तीनों में दो, शेषफल हमेशा सेम आएगा। मतलब हमें इन तीनों का कॉमन गुणनखंड ढूंढना है, और चूंकि हमें संख्या सबसे बड़ी चाहिए तो इसका मतलब हमें इन तीनों का कॉमन गुणनखंड ढूंढना है जो कि हाईएस्ट हो। इसका मतलब तीनों का HCF निकालना है। बात समझ पा रहे हैं? इन तीनों का HCF जो होगा उसका भाग अगर इसमें देंगे तो हर बार आपको क्या मिलेगा, सेम शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतर वाला कॉन्सेप्ट था आपका, वो अंतर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में आ रहा है कि भाई इन तीनों का अगर दें तो दो दो में सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों पे नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इन तीनों का गुणनखंड ले लें या इन तीनों का HCF ले लें तो वो फिर तीनों को सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी तीनों में भाग लगने पर समान शेषफल दे जाएगा आपको, है ना। तो आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको HCF तो निकालना है, लेकिन HCF किसका निकालना है, आपको संख्याओं के अंतर का निकालना है। मतलब पहली दो संख्याओं का अंतर, फिर अगली दो संख्याओं का अंतर,
और फिर पहली और तीसरी संख्या का अंतर, इनका जो भी डिफरेंस आएगा, वैसे हम निकाल चुके हैं डिफरेंस क्या क्या आए थे, 3360 आया, 2240 आया और 5600 आया। इनका जो भी HCF आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए कि शेषफल तो समान बच रहा है लेकिन क्या बच रहा है ये नहीं पता, तो आपको क्या करना है, उनका डिफरेंस लेके उसका HCF निकालना है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये 4 तरीके के क्वेश्चन हमने किए, अभी तो 4 क्वेश्चन किए हैं, मैं इनको एक साथ एक टेबल में लिख रहा हूं, आपको इनके आंसर जो भी है वो थोड़ा सा इनका जो तरीका वो ध्यान में रखना है। हालांकि है कुछ नहीं ऐसा, नॉर्मल चीजें हैं, मैंने सबको आपको कॉन्सेप्ट से समझा दिया। मैं एक जगह लिख देता हूं ताकि आप एक जगह नोट करके रख सकें कि किस तरह से ये सोल्व होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चारों क्वेश्चन लिखे हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। पहला है कि वह अधिकतम संख्या जो संख्याओं XYZ को पूर्णतः विभाजित करे। तो पूर्णतः विभाजन का मतलब हो गया आपको XYZ का HCF निकालना है, ठीक है। दूसरा है कि जिसका भाग XYZ में देने पर प्रत्येक बार 8, मतलब समान शेषफल बचे और शेषफल भी आपको दिया हुआ हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं हैं उसमें से जो शेषफल है उसको माइनस करके और फिर HCF निकालना है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा है जब शेषफल अलग अलग बचते हो तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, संख्याओं में से शेषफल को माइनस कर देना, ठीक है। x माइनस R1, x माइनस R2 और x माइनस y माइनस R2 और z माइनस R3, जो भी जिसका शेषफल है वो उसमें से माइनस कर। और चौथा क्वेश्चन है कि समान शेषफल बचे लेकिन शेषफल दिया हुआ नहीं हो, तो उस स्थिति में आपको HCF निकालना है, लेकिन संख्याओं के अंतर का, यानी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, जो भी इनका डिफरेंस होता है उसका HCF निकालना है। डिफरेंस नेगेटिव नहीं लेना है, मोड लगा सकते हैं आप, मॉड्यूलस के साथ लेंगे, यानी आपको नेगेटिव नहीं लेना है, शेष डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव लेना, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी घटानी। तो जो भी अंतर बनते हैं तीनों, उन तीनों अंतर का क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। ये चारों आपको ध्यान में रखने, आप इसको नोट कर सकते हैं टेबल बनाकर कि ये 4 तरीके से क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन HCF के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे HCF के कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।